Hello students, I am Kamni. Welcome to my online class and this topic is from your maths stat. फर्स्टली हम किसी भी चीज़ को अगर हमने पढ़ना है तो हमें उसके लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ते हैं। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम पहले आज स्टैट के क्लियर करेंगे। जो हमारे पास टॉपिक होता है डायनामिक्स। तो हमारे पास इसमें कुछ फिज़िक्स की कुछ टर्म्स हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद हम ये स्टैट को हम आगे रीड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशंस। डेफिनेशंस क्या है हमारे पास? फर्स्ट है बॉडी। बॉडी हमें पता होनी चाहिए क्या है। बॉडी होती है एक हमारे पास जो कोई फाइनाइट स्पेस ले, एक कोई हमने कोई मैटर ले लिया, उसका कुछ पोर्शन लें, वो हमारे पास किसी जगह को ऑक्यूपाई करे। ठीक है, it is a defined as a portion of matter occupying finite space. It has a finite volume and a finite quantity of matter. कुछ क्वांटिटी भी होगी और उसका खुद का एक वॉल्यूम भी होगा। अगर उसका फाइनाइट वॉल्यूम हो, वो एक मैटर की कुछ क्वांटिटी हो और स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, तो वो बनती है एक बॉडी। सेकेंड है पार्टिकल। अ पार्टिकल इज़ अ बॉडी ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल डायमेंशंस। पार्टिकल हमारे पास होता है कि जिसकी बहुत छोटी छोटी डायमेंशंस हों। हम पार्टिकल की कोई लेंथ ब्रेड्थ थिकनेस नहीं होती। वो अगर हम देखें कि एक मैथ्स में हमने एक डॉट लगा दिया, जैसे हमने ये डॉट लगा दिया, तो इस डॉट की भी डायमेंशंस कुछ तो होंगी ना। तो बहुत छोटी छोटी डायमेंशंस है, तो ये हो गया एक पार्टिकल। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स। फोर्स क्या होती है? इट इज़ एन एक्शन विच चेंजेस और टू टेंड्स टू चेंज अ बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। फोर्स होती है अगर हम हमारे पास कोई बॉडी है, अगर बॉडी खड़ी है किसी जगह पे, हमने उसको पीछे से पुश कर दिया सपोज हमने, तो वो पुश हमारी फोर्स होगी। हम उसको अगर रेस्ट पे है तो मोशन में ले आए, मोशन में है तो रेस्ट में ले आए, तो वो हमारे पास होती है फोर्स। फोर्स होता है कि हम उस पर कुछ हमारा कुछ धक्का अप्लाई करें, कुछ भी कोई चीज़ अप्लाई करें जिससे वो चीज़ हिलने लगे, या चल रही चीज़ है वो रुक जाए, तो वो होती है फोर्स। रिजिड बॉडी। A body is said to be rigid if the distance between any two particles of it remains unaltered no matter what forces act on it. रिजिड बॉडी होती है कि बॉडी को हम रिजिड तब बोलते हैं जब दो पार्टिकल्स में जो डिस्टेंस है वो सेम रहे, कोई उस पर हम कुछ भी फोर्स लगा दें, कुछ भी करें तो वो चेंज ना हो। अ परफेक्टली रिजिड बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ऐसी कैसी कोई भी बॉडी परफेक्टली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। अगर दो पार्टिकल्स में कोई डिस्टेंस है, हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस है कि वो डिस्टेंस थोड़ा बहुत तो कम होगा या कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे क्या है, हम इसको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते कि हमारी ये बॉडी कौन सी बॉडी होती है। नेक्स्ट है डीफॉर्मेबल बॉडी। डीफॉर्मेबल वो होती है अ बॉडी विच चेंजेस इट्स शेप और साइज अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इज नोन एज डीफॉर्मेबल बॉडी। डीफॉर्मेबल बॉडी होती है जो डीफॉर्म हो जाए, अपनी स्टेट से किसी और स्टेट में चेंज हो जाए। जैसे हमने कोई स्पॉन्ज ले ली, स्पॉन्ज को प्रेस करेंगे तो वो प्रेस हो जाएगी, वो नीचे को दब जाएगी, तो उसकी शेप चेंज होगी। बॉल ले ली, बॉल को हम प्रेस करेंगे तो वो उसकी शेप गोल से कुछ और हो जाएगी। तो अगर हमने कोई फोर्स लगाई, उससे उसकी शेप और साइज कुछ चेंज हो जाए तो वो होती है डिफॉर्मेबल बॉडी। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इफ एंड ओनली इफ इट इज़ ईदर एट रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगी जब वो रेस्ट पे है, वो खड़ी है अपनी स्टेट पे, जब वो एक पर्टिकुलर मोशन में चल रही है, बिल्कुल जैसे स्ट्रेट चल रही है तो वो इक्विलिब्रियम में है, वो टेढ़ी ना हो, इधर उधर ना हो अपने पाथ से, वो होती है इक्विलिब्रियम बॉडी। नेक्स्ट है मैकेनिक्स। इट इज़ द साइंस विच डील्स विद द एक्शन ऑफ फोर्सेज ऑन बॉडीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज फोर्सेज द बॉडीज मे बी इन मोशन और रिमेन एट रेस्ट। मैकेनिक्स एक साइंस है जिसमें हम जो स्टैट है, स्टैट में हम मैकेनिक्स को ही रीड करते हैं, जिसमें हम फोर्सेस लगाते हैं बॉडी पे और उन फोर्सेस के दबाव में आकर उनसे प्रभावित होकर वो बॉडी क्या है, या तो रेस्ट में आ जाती है या मोशन में चली जाती है। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द एक्शन ऑफ फोर्सेज ऑन बॉडीज इन मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स। जो हम मैकेनिक्स की ब्रांच को हम डील कर रहे हैं, जो फोर्सेज लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं डायनामिक्स। और जब बॉडीज़ सॉलिड होती हैं तब, जब बॉडीज़ लिक्विड्स होती हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक्स। लिक्विड किससे बनाया रहे? हाइड्रो, देखो हाइड्रो में क्या होता है, जो वाटर को हम हाइड्रा मानते हैं, तो उससे हमें बना है लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोडायनामिक्स। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद सॉलिड बॉडीज इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टैटिक्स। जो हम मैकेनिक्स की ब्रांच को डील करते हैं सॉलिड बॉडीज़ के साथ, जो बॉडीज़ इक्विलिब्रियम में हों, उसको बोलते हैं हम स्टैट। तो हम इसमें जिसको रीड करेंगे वो बॉडीज़ इक्विलिब्रियम में ही होंगी। इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स इफ़ द बॉडीज आर फ्लूइड्स। अगर बॉडीज़ लिक्विड फॉर्म में होंगी, फ्लूइड होगी, तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्टैट। नेक्स्ट है वेलोसिटी। इफ़
इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ साथ किसी डिस्टेंस में जो चेंजेस आते हैं वो वेलोसिटी होती है। जैसे हम स्पीड देखते हैं, स्पीड बढ़ती कम रहती है और कम होती रहती है, चेंजेस होते रहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? जो वेलोसिटी में टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आ रहे हैं वो होती है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास एक्चुअल में होती है, जैसे हम ले लें कोई रेस ले लें, रेस एक्सेलरेशन होती है गाड़ी में। जैसे हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो जो रेस वाला हमारा पॉइंट होता है वो होता है हमारा एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इसके आगे हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फोर्स। हमारे पास 3 टाइप्स की होती है, 3 थिंग्स होती हैं जो इसको करने के: मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और उसकी एप्लीकेशन, वो कौन से पॉइंट पे अप्लाई हो रही है। सिंस अ स्ट्रेट लाइन हैज़ बोथ, हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। अ फोर्स कैन बी represented by straight line equal in length to the magnitude of the force according to some scale and drawn in the given direction through the point of application। हमने कोई भी स्ट्रेट लाइन ले ली, उसमें हम स्ट्रेट लाइन जो कोई पाथ ले लिया, उस पर हमने किसी चीज़ को फॉलो करवाया, कोई बॉडी को फॉलो करवाया, तो वो अपने उस यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी। उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, उसकी डायरेक्शन भी, वो किस डायरेक्शन में जा रही है, और उसका एक पॉइंट भी होगा कि किस पॉइंट तक उसने जाना है। तो वो हमारे पास होता है फोर्स। हम फोर्स को दिखा सकते हैं कि वो कहाँ तक फोर्स हमने अप्लाई की थी, कब की थी और कहाँ तक गई है, किस बॉडी पे की थी। तो इसकी तीनों थिंग्स होनी चाहिए एक फोर्स को अप्लाई करने के लिए। बॉडी का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, बॉडी की डायरेक्शन होनी चाहिए और उसका पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे फोर्स एक्ट हो रही है। However, it should be kept in mind that a line may represent a force in magnitude and direction but not its line of action. If a line AB represents a force F completely, then another line CD drawn equal and parallel to AB will represent the same force F in magnitude and direction only. हमने एक लाइन ले ली AB, उसके एक पैरेलल CD को अगर हमने ड्रॉ कर दिया तो वो CD लाइन जो उसके पैरेलल ही वर्क कर रही है तो उनकी सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल नंबर 4, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होता है? इफ़ 2 और मोर फोर्सेज एक्ट ऑन ए बॉडी इन सच ए वे दैट द बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, दे आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। हमने 2 फोर्सेस ले ली, दोनों फोर्सेस को अगर हम कंटिन्यू करें तो अगर फोर्स उस पर अप्लाई की तो या तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में हो जाए, मोशन में तो रेस्ट में हो जाए, और एक स्ट्रेट पाथ पे चले, स्ट्रेट लाइन में हो तो वो होती है इक्विलिब्रियम। If a particle be moving in uniform velocity along a curved path, it not be said to equilibrium। अगर हम कोई पाथ है जो कर्व में हो, स्ट्रेट लाइन में पाथ ना हो, स्ट्रेट पाथ चाहिए हमें इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में क्या होता है? उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए। अगर कर्व होगी तो जब कर्व से वो टर्न करेगा तो वो कुछ स्लो हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट पे होगा तो अपनी स्पीड से चलता रहेगा तो वो इक्विलिब्रियम में है। अगर उसके कर्विंग पाथ्स आ गए तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इक्विलिब्रियम ऑफ 2 फोर्सेस। हम 2 फोर्सेस को इक्विलिब्रियम कब कहेंगे? जब उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, वो सेम लाइन पे हो और ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रही हो। देन दे न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड प्रोड्यूस नो इफेक्ट ऑन द बॉडी ऑन विच दे एक्ट, सच ए पेयर इज एन इक्विलिब्रियम। जब हम बॉडीज, हमारे पास बॉडी पे हमने फोर्स लगाई है, उस जो बॉडीज़ पे जिस पे फोर्स लगाई वो दोनों बॉडीज़ का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, सेम लाइन पे एक्ट कर रही हो और डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट भी हो सकती है, तो वो हमारे पास बनेंगी दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर कोई फोर्स इक्विलिब्रियम में है तो वो एक स्ट्रेट लाइन पे तो काम करेंगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में भी वो जा सकती हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस में बी क्लासीफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 डिफरेंट टाइप्स: एक्शन एंड रिएक्शन। फोर्स हमारे पास होती है, हमने जो एक्शन किया है उसका रिएक्शन हमें उसी टाइम मिलेगा, वो होती है एक्शन एंड रिएक्शन। व्हेन 2 बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर दे एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ईच अदर। इफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑफ दीज बॉडीज ऑन द अदर इज कॉल्ड एक्शन एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकेंड बॉडी ऑन द फर्स्ट इज कॉल्ड रिएक्शन। फर्स्ट बॉडी ने सेकेंड बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई की वो होता हो गया एक्शन, और सेकेंड बॉडी ने उस फोर्स को लगने के बाद जो फर्स्ट पे अप्लाई किया वो होती है उसकी रिएक्शन। नेक्स्ट है टेंशन और थर्स्ट। व्हेन ए स्ट्रिंग इज यूज्ड टू सपोर्ट अ वेट और ड्रैग अ बॉडी, देन देयर इज अ फोर्स कम्युनिकेटेड टू द बॉडी थ्रू द स्ट्रिंग। सच ए फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। टेंशन हमारे पास देखो कैसे होती है बेटा, जैसे हमने यहाँ पे कोई बॉडी ली है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले ली, स्ट्रिंग पे हमने कुछ हैंग कर दिया,
तो हमारे पास यहाँ पे जो हैंग करने के लिए जो इस बॉडी में जो वेट था, जब वेट के इस बॉडी में वेट होने का स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होने लगी, कभी नीचे जाएगी कभी ऊपर होगी, ऐसे हैंग होने लगेगी चीज़, तो वो हमारे पास होती है टेंशन। टेंशन क्या होता है कि स्ट्रिंग पे जो प्रेशर पड़ रहा है, तो वो हमारे पास उसमें जो फोर्स अप्लाई होती है वो होती है हमारे पास टेंशन। इफ द स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग के पास कोई वेट नहीं है तो इसकी टेंशन सेम रहेगी, क्योंकि उसकी लेंथ में कुछ कमी नहीं आएगी, क्योंकि वो उसमें कुछ वेट ही नहीं हैंग हुआ। नेक्स्ट, इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट द टेंडेंसी इन द स्ट्रिंग इज ऑलवेज टू पुल। हम अपने माइंड में रख के चलते हैं कि हमें स्ट्रिंग को हमेशा नीचे को पुल करना होता है। जब हम उसको पुल करते हैं तो वो कभी अपवर्ड कभी डाउनवर्ड ऐसे होती है, तो उसमें जो टेंशन क्रिएट होती है, द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑलवेज एक्ट्स इन ए डायरेक्शन डाइवर्जिंग आउट ऑफ द बॉडी अंडर कंसिड्रेशन। तो उस बॉडी पे जो टेंशन क्रिएट हो जाती है वो एक पॉइंट पर डाइवर्ज करने लगती है, एक पॉइंट को टच करने लगती है, तो वो होती है हमारे पास इसकी टेंशन। द टेंशन इज अ लाइट स्ट्रिंग passing round a smooth pulley in the same throughout its length. If however there is knot or wedge between two positions of the string, the tension will not in general be the same different portions of the string. In case of light rod, the two forces at its end act either outwards or inwards. In the first case, the force in the rod is called a thrust, and in the other case is called a tension. Thrust always acts in a direction converging of the body. जो हमारे पास है कि थर्स्ट क्या होती है, जो हम जब वो बॉडी है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाए, कन्वर्ज करना होता है एक पॉइंट को रीच करने लगे, एक पॉइंट पे फिक्स होने लगे, तो वो होती है उसमें थर्स्ट। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑफ द ऑन अनदर विदाउट एनी विजिबल मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन हमारे पास क्या है बेटा, तब जो हमारी अट्रैक्शन होती है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई है और वो फोर्स एक एक्सर्ट होके दूसरे मीडियम में चेंज हो रही है। द फोर्स इज कॉल्ड अट्रैक्शन इफ द टू बॉडीज अप्रोच ईच अदर, एंड रिपल्शन इफ दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जैसे ग्रेविटेशनल पुल होता है, किसी चीज़ को अट्रैक्शन होती है, वो ग्रेविटेशन के कारण क्या होता है, कोई चीज़ ऊपर से वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो उसको मिल रही है, तो वो होती है अट्रैक्शन। अगर उससे अपोज जाए, जैसे हम नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, तो दोनों हम उस चार्जेस को देखें तो उसमें जो टेंशन क्रिएट होती है इलेक्ट्रिसिटी में वो होती है रिपल्शन। ठीक है, दोनों अनलाइक हो जाते हैं, नेगेटिव एक चार्ज हमारा नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। थैंक यू बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। बाय बाय।